हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में नहीं थम रहा है कोरोना की रफ्तार। आज हरियाणा में 2388 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 2388 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 289, फरीदाबाद में 281 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 180, कुरुक्षेत्र में 173 नए मामले। हरियाणा में लगातार कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। देश में भी कोरोना से हालात बद से बदतर हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो आज 23,088 मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। कुल 80,000 के मरीज पार हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें से 68,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार कोरोना की जो मार है वो बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया परेशान है। अगर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने ना आए। आज हालांकि 2388 मामले हैं। इसको लेकर क्या समझा जाए? देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, बड़ी चिंता की स्थिति बनती जा रही है और ये प्रशासन के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से इस पर काबू पाया जाए। और अगर हम हिसार की बात कर ले तो हिसार में भी कोरोना का कहर जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की अगर हम बात करें कोविड बुलेटिन के अनुसार 130 नए मामले सामने आ चुके हैं और अभी तक हिसार में 31 मौतें कोरोना से हो चुकी है और इसी के साथ 839 एक्टिव केस हिसार में फिलहाल हैं। जी जनंद जी बिल्कुल। अगर अनूप हिसार में बात की जाए तो ज्यादातर केसेस किस तरह के अब हर दिन इतने केसेस निकल रहे हैं, तो होम क्वारंटाइन ज्यादा किया जा रहा है पेशेंट्स को या फिर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, और अस्पतालों में क्या हालात हैं? देखिए नंदिनी जी, हिसार की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो सरकारी हॉस्पिटल है वो तो भरे हुए ही है, जहां कोविड सेंटर बनाया गया था। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड सेंटर के लिए बनाए गए थे वहां भी लोगों को बेड मिलना मुश्किल हो चुका है और एक अच्छी खासी भारी भरकम उनसे वसूल की जाती है कोरोना के नाम पे। कई लोगों का सामने आने के बाद ये पता चला कि 1-1 लाख रुपए तक उनसे 4 से 5 दिन का जो है चार्ज लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से लोगों पे जहां कोरोना की मार पड़ रही है वहीं उन पर आर्थिक मार भी पड़ रही है, क्योंकि सरकारी में अच्छी सुविधाएं न मिल पाने के कारण लोग प्राइवेट कोविड सेंटर की तरफ जाना पसंद करते हैं, जहां पर उनका खर्चा भी बहुत अधिक पड़ता है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि जो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, सरकारी कोविड सेंटर्स जो हैं, वहां पर सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं और इसीलिए लोग प्राइवेट कोविड सेंटर्स का जब रुख करते हैं तो वो अपने आप में बहुत खर्चे की बात है। वहीं पानीपत में स्थित लघु सचिवालय में लाइसेंस डिपार्टमेंट दलालों का अड्डा बन चुका है, जहां पर दलालों का जमावड़ा खूब देखने को मिलता है। दरअसल आम लोग सुबह से लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन अधिकारियों की नाक के नीचे दलाल सरेआम कार्यालय में फाइलें हाथ में लेकर आते हैं और अपना काम निकलवा कर चले जाते हैं। इन कामों में महिलाएं भी कार्यालय में आती हैं और चंद पैसे देकर अपना काम निकलवा कर चली जाती हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी जब एसडीएम को दी गई तो एसडीएम ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर फटकार लगाई। साथ ही पीछे की खिड़की को तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया। इस दौरान लघु सचिवालय में अंदर नई खिड़की लगवाई गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दोबारा शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंट व लाइसेंस विभाग में के रूप में किस तरह से इसमें कुछ शिकायतें हमें मिल रही थी कि जैसे दलाल घुस जाते हैं अंदर और आम पब्लिक खड़ी रहती है लाइन लगा के, तो ऐसी शिकायतें बार बार मिल रही थी।
तो हमने अभी ये सिस्टम किया है कि पीछे की खिड़की है वो पूरी तरह से बंद कर दी है और आगे की 2 खिड़कियाँ खोल दी है और अंदर कोई घुसेगा नहीं और आगे से ही जो पब्लिक डीलिंग होगी, तो जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी और भविष्य में ऐसी कोई शिकायतें आने की संभावनाएं नहीं रहेगी। साथ ही हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी लिख के भेजा है कि सीसीटीवी कैमरे दोनों कमरों में लगाए जाए ताकि जो भी है वो ट्रांसपेरेंट रहे और कोई भ्रष्टाचार। तो इस खबर पर पानीपत से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कर्मचारियों के सामने ही दलाल इस तरीके से पैसे लेकर लोगों के काम करवा रहे थे, आखिर कब से ये सिलसिला जारी था और जो कर्मचारी हैं सरकारी विभाग के, उन्होंने कभी कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए नंदनी, मैं बता दूं आपको कि लघु सचिवालय में एसडीएम जो है सुप्रील रविंद्र पाटिल का ऑफिस है और उनके साथ ही जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बड़ा सा कार्यालय है और ये जो है पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार जारी था कि लगातार जो है वहां पर दलालों का अड्डा बना हुआ था। आपको अगर लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए पैसे दीजिए और आपका लाइसेंस बन जाएगा, जिसकी बार बार शिकायत की जाती थी लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अभी सुप्रील रविंद्र पाटिल जब से आए हैं उन्होंने कार्रवाई भी की और पीडब्ल्यूडी को लिख के दिया कि यहां पर बाकायदा कैमरे लगवाए जाएं ताकि लोगों के बारे में निगरानी रहे, ताकि कौन कौन जा रहा है कौन कौन आ रहा है। उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की गई है और उस पुरानी खिड़की को बंद कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए आरटीओ ऑफिस में इस तरीके से दलालों का इन्वॉल्वमेंट ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा देखा गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई आज की खबर तो होगी नहीं, लंबे वक्त से इस तरीके से दलालों का जमावड़ा वहां पर होगा, दलालों का इन्वॉल्वमेंट होगा जो लोगों से पैसे देकर काम करवाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी सांठगांठ ऑफिस में होती है कर्मचारियों के साथ, इसीलिए काम ये जो कराते हैं वो जल्दी हो भी जाते हैं। बिल्कुल नंदनी, ठीक कहा आपने। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो है दलालों की ही सांठगांठ थी। आपको बता दें कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसके मापदंड हैं और मापदंड में हमने ये भी देखा है कि अगर मापदंडों को अपनाया जाए तो बहुत मुश्किल होता है आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना, क्योंकि पूरी उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, कैसे आप ड्राइविंग पे करते हैं, कैसे सीट पे बैठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दलालों का बोलबाला था और आपको जब मन चाहे रेट पर आपको लाइसेंस मिल जाता था, लेकिन इसके बारे में सरकारी कर्मचारियों को पता था लेकिन कभी कार्रवाई नहीं हुई। जब मीडिया में ये बात आई, मीडिया के साथी के साथ ऐसा हुआ, तब आवाज उठाई, तब जाकर कहीं कार्रवाई हुई है। जी नंदनी, चलिए बिल्कुल देर से ही सही जितेंद्र, लेकिन कम से कम कार्रवाई तो हुई। लेकिन अब किस तरह का बदलाव कार्यालय में देखा जा रहा है? पहले लोग लाइन में नहीं लगते थे, दलालों को पैसे देकर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते थे, लेकिन अब किस तरह का माहौल है जब वहां से दलालों को हटा दिया गया और सारे नियमों के साथ कार्यालय चल रहा है, तो अब किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए नंदनी, जिस तरीके से एसडीएम ने ऑर्डर दिए हैं पीडब्ल्यूडी को कि कैमरे लगाए जाएं और पिछली खिड़की को बंद कर दिया जाए, अभी फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी वहां पर माहौल बिल्कुल ठीक है। लेकिन आने वाले समय में देखना है, क्योंकि बिना दलालों के काम नहीं होता। हमें सूत्रों से ये भी पता है कि कुछ अधिकारी ही मिले हुए हैं जिनके वो दलाल होते हैं और वो लगातार ड्राइविंग लाइसेंस पर काम करते हैं। तो आने वाले समय बताएगा कि किस तरीके की रूपरेखा रखी गई है, किस तरीके का भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। लेकिन ये इस समय फिलहाल स्थिति ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। जाहिर तौर पर जब नियमों में बदलाव हुआ है तो अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर मिलेगा। हालांकि दलालों का आरटीओ ऑफिसेज में रहना, उनका जमावड़ा बहुत कॉमन बात है और ये तमाम आरटीओ ऑफिसेज में देखने को मिलता है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या पानीपत का ये लघु सचिवालय का लाइसेंस विभाग एक ईमानदारी का उदाहरण बनकर निकलेगा।
वहीं पीपली किसान लाठीचार्ज घटना के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से और आड़तियों से मुलाकात की। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बड़ा आंदोलन करेंगे। जो है और इंटरेस्ट नहीं दिया उनका, तो इस तरह के जो फैसले हैं, जो जन विरोधी फैसले हैं, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल यहाँ अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी है, बहुत ने मेरे को दिखाई है, चोट लगी दिखाई हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, उन्होंने दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए और मुकदमे भी बनाए हुए हैं लोगों पे। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करे और नहीं तो फिर यहीं पे आए और सरकार के खिलाफ हाथ छेड़ने का काम करें। और इस पर हमारे साथ भरत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। भरत, पीपली कांड के बाद अब लगातार प्रदेश में राजनीति काफी तेज हो चुकी है, विपक्ष के निशाने पर है सरकार। वहीं भूपेंद्र हुड्डा वहां पहुंचते हैं, किसानों से मुलाकात करते हैं। कल का जो पूरा दिन रहा, कांग्रेस के तमाम नेता आए, किसानों से मिले, मीडिया से रूबरू हुए, कैसा रहा एक बार बताएं। बिल्कुल, जब यह पूरा आंदोलन शुरू हुआ और जब लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में जो है कयास लगाए जाने लगे, पर कांग्रेस जो है इस मुद्दे को भुनाने में एक तरह से सफल रही है। देखिए, मैं पूरा घटनाक्रम आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 10:30 बजे के लगभग जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला आते हैं, जो कहते हैं कि किसान का जितना खून बहा है उसकी एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद ठीक 12:30 बजे कुमारी शैलजा आती हैं, वो कहती हैं कि प्रदेश भर में कांग्रेस जो है किसानों के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर ज्ञापन सौंपेगी और उनका विरोध करेगी और जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। और उसके बाद लगभग 2:30 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचते हैं, जो कहते हैं कि जो है वो एक प्राइवेट बिल लेकर आएंगे जिसे सरकार को पास करना होगा। जिस तरह से पंजाब में इन तीनों अध्यादेशों को का विरोध किया गया और विधानसभा में बिल पास किया गया, वो इस तरह से बिल लेकर आएंगे। और अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो कोरोना के बाद वो इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि लगभग 10 लाख लोग जो हैं वो पीपली की इसी अनाज मंडी में दोबारा से फिर एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। और इसके साथ ही जिन लोगों पर इस पूरे आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो सरकार इन मुकदमों को खारिज करे और किसानों से बातचीत करे, वरना यह आंदोलन जो है, अब कांग्रेस इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा। तो निश्चित रूप से देखिए, राजनीति तो इस पर हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है। अब देखते हैं कि इस राजनीति का असर क्या होता है। अगर कांग्रेस की इस राजनीति से किसी तरीके से किसानों को फायदा मिलता है तो ये राजनीति ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए भरत। गुरुग्राम की बात करेंगे, जहां पर नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। नगर निगम की तरफ से ऐसे 150 मकानों को चयनित किया गया है जो बिना नक्शे के बनाए गए हैं। इन मकानों से सीवर और पानी कनेक्शन भी काट दिया गया है। दरअसल पिछले कुछ समय में देखा गया है कि गुरुग्राम में बड़ी संख्या में ऐसे मकान का निर्माण किया गया है जो बिना नक्शा पास कराए ही बना दिए गए हैं, जिस पर नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए फैसला लिया है कि सीवर और पानी के कनेक्शन तो काटे ही जाएंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो ऐसे निर्माणों को गिराया भी जा सकता है। उधर नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिल्डिंग प्लान के अनुसार नहीं बनाया, तो इसकी हमने सर्वे शुरू करवा दी है और हम काफी बिल्डिंग्स की सर्वे की है। और जिन में हम ये पता चल रहा है कि इन्होंने बिल्डिंग प्लान के अनुसार नहीं बनाया है, तो उन सभी के बिल्डिंग प्लान्स को हम रिवॉक कर रहे हैं। रेवोकेशन का इसमें प्रोविजन है। वैसे तो अपॉर्चुनिटी देनी बनती नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद भी एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम जो है उन सभी लोगों को एक मौका देते हैं कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। अगर उसके बाद जो वो अपना राइटिंग में कुछ देता है, अगर उसको लगता है कि मैं इस बिल्डिंग को इसमें रेक्टिफाई करके अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेशन कर सकता हूं, तो वो भी उसके पास मौका है। अगर वो कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता, ये कहता है कि मैं 1 महीने में कर दूंगा, फिर नहीं करता है, तो वो पूरा हियरिंग की अपॉर्चुनिटी वगैरह देने के बाद जब हम देखते हैं कि ये वाकई ये रेस्टोरेबल भी नहीं है और रेस्टोर करने की इसकी इच्छा भी नहीं है, नीयत भी नहीं है,
तो ऐसे सभी बिल्डिंग प्लान्स को कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बिल्डिंग प्लान हम अप्रूव करते हैं उनको हम रिवोक कर रहे हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ मनोज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, तो क्या अब इन मकानों को तोड़ दिया जाएगा गुरुग्राम के अंदर? क्या इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जो बिना नक्शे पास कराए बने हुए हैं? क्या है पूरी घटना, क्या है पूरी खबर? इस तरह अभी पूरी तरह से कुछ साफ तौर पर सांकेतिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को जो कार्रवाई कानूनी तौर पे की जाएगी वो तो बाद में आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है इनका बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। तो लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि वे नक्शा पास करा लें ताकि वो भारी नुकसान से बच सकें। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। तो क्या मनोज इतना आसान होगा इन लोगों के लिए जो लोग पहले बिना नक्शे के मकान बना चुके हैं? अब चूंकि गुरुग्राम में काफी लोग ऐसा कर रहे थे तो इसीलिए शायद इतनी बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो क्या ये उतना आसान होगा उन लोगों के लिए जो पहले मकान बना चुके हैं और अब उनका नक्शा पास हो जाए? देखिए, कहीं ना कहीं ये उनके लिए चुनौती जरूर साबित होने वाला है, क्योंकि अगर नक्शा बिना पास करवाए अगर उन्होंने अपने भवन का निर्माण कर लिया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर चुनौती उनके सामने साबित होने वाली है कि किस तरह से वो बने हुए मकान का नक्शा पास करवाएंगे। तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि उनकी मुश्किलों में कितना इजाफा या कमी आती है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अब बात एक बार फिर से गुरुग्राम की। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। एक छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का पता लगाया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सूचना लोक फेज 1 में फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है सुशांत लोक फेज 1 में, जिसके बाद पुलिस ने इस कोठी पर छापेमारी की है। पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। पूरे मामले को लेकर एसीपी क्राइम ब्रांच का कहना है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोपी टेक सपोर्ट के नाम से यूएस और अन्य देशों के लोगों से ठगी कर रहे थे, लेकिन जब रेड के दौरान इन लोगों से कॉल सेंटर चलाने के दस्तावेज मांगे गए तो आरोपियों के पास से कोई भी लीगल दस्तावेज नहीं मिले। वहीं कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी धोखे में रखकर फर्जी कॉल सेंटर में काम लिया जा रहा था। पार्ट 1 में एक कॉल सेंटर, फर्जी कॉल सेंटर चलने की इंफॉर्मेशन हमारे सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन को मिली थी, जिस पे उन्होंने रेडिंग पार्टी तैयार करके और रेड की। और जब वहाँ पे जो बताए गए पते ठिकाने पे रेड की तो उनसे दस्तावेज मांगे गए उसके संबंध में, तो वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में नहीं दिखा पाए, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और 4 लोग उसमें हमने अरेस्ट कर लिए हैं, जिन्होंने ये बताया कि वो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चला के और यूएस के लोगों के साथ ठगी करते थे। इसके तहत 420, 120 भी आईपीसी व आईटी एक्ट के तहत हमने मामला दर्ज कर लिया है। तो लगातार हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, उनका रुख करेंगे। मनोज, अब फिलहाल इस फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ होने के बाद क्या गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जो इस कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे, और कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। इनमें जो इनका सरगना है मनु सिंह तंवर, जो कि भिवानी का रहने वाला है, वो बताया जा रहा है। अभी जो वहां पर और युवक युवतियां काम कर रहे थे उनसे हालांकि उनको पूछताछ के बाद जरूर छोड़ दिया गया। फिलहाल जो ये है 4 आरोपी बनाए हैं पुलिस ने, और इनसे ये पूछताछ की जा रही थी कि इनका मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ताकि उनके बैंक के खातों को सीज किया जा सके और ऐसे लोगों का पता लगाया जा सके कि जो और इसमें इन्वॉल्व थे। कब से ये लोग ये काम कर रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट के नाम पे, विदेशों से ठगी, तो ये भी जांच का विषय है और जो पुलिस है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम के बाद अब बात करेंगे कोरोना की। हरियाणा के अंदर कोरोना को लेकर हालात हर दिन
बद से बदतर हो रहे हैं। और हमारे साथ फरीदाबाद से राजा पटेल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और जानेंगे फरीदाबाद के हालात। राजा, अब चूंकि केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, मैं सीधा फरीदाबाद के अस्पतालों के बारे में आपसे ज्यादा जानना चाहूंगी कि कोरोना पॉजिटिव जो लोग निकल रहे हैं उनके ट्रीटमेंट को लेकर किस तरह के हालात, किस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरोना जो अपडेट है लगातार पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से फरीदाबाद में बढ़ोतरी हो रही है वो चिंता का विषय है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कल भी 200 से ऊपर के केसेस आए हैं। तो फरीदाबाद में 15,000 से ज्यादा केसेस अब फरीदाबाद में हो रहा है। एक्टिव केसों की बात करें तो 1500 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम से हमारी जो बात हुई है, जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ज्यादा टेस्टिंग की वजह से इन कोरोना जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं जो रिकवरी रेट 91% से ऊपर जा रहा था, अब रिकवरी रेट गिरकर 87% पर रह गया। तो साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो रेटिंग में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, ये एक चिंता का विषय है। और साफ तौर पर हमने आपको दिखाई भी रिपोर्ट की किस तरीके से जो लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुआ करते थे, पहले डर का माहौल था, अब धड़क होके बिना मास्क के कहीं ना कहीं सड़कों पर घूम रहे हैं, भीड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं। तो साफ तौर पर लोगों को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ये जो बीमारी है सबके लिए घातक साबित हो सकती है, आपके लिए, हमारे लिए भी घातक साबित हो सकती है। लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है जागरूक होने की, और जैसे जैसे ज्यादा जरूरत है वैसे वैसे लोग उतनी ज्यादा ढील दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही।